आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक यानी टिश्यू के विषय में जानकारी प्राप्त करें और इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण है इसको राइट डाउन करते हुए एक नोट्स तैयार करेंगे। जैसे हम लोग ये लोग बुक का जितना भी इम्पोर्टेंस है उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, उत्तक होता क्या है। तो जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तक के विषय हम लोग वही पढ़ेंगे। उत्तक अर्थात टिश्यू। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कोशिका के अध्ययन से हम लोग को यह जानकारी प्राप्त हुई कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स द्वारा कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग कोशिकांग के आधार पर उनके कार्य और फंक्शन बनावट अलग अलग होती है। तो हम लोग को क्या पता चला यहाँ पर कि कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स द्वारा कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीवों में सभी प्रकार के जीवन संबंधी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है और इसे कहते हैं यूनिसेलुलर। ये नोट कर लेंगे आप लोग, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलीना है, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर। तो इन सभी में एक ही कोशिका के अंदर सारे कार्य संपन्न होते हैं। उसमें स्पेशल कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती हैं। हर एक ऑर्गन के फंक्शन के लिए डिफरेंट कोशिकाएं यूनिसेलुलर में नहीं पाई जाती। वहीं इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों में के शरीर में लाखों या अरबों कोशिकाएँ होती हैं। देखिए, मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं उसमें लाखों और अरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। उनके कार्य अलग होंगे, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका अलग अलग जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनके फंक्शन, मोड ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करती है, जिनके बीच श्रम विभाजन, अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना, जिनके बीच श्रम विभाजन होता है, यानी कि उसमें काम करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उसके आधार पर कोशिकाओं की बनावट होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि उदाहरण के लिए यदि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले पेशी तंत्र की कोशिकाओं, पेशीय तंत्र की बात कर रहे हैं कि पेशी तंत्र की कोशिकाओं को देखें तो हम यह पाएंगे कि सिकुड़ने तथा फैलने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, फैलने की क्षमता अलग अलग होती है क्योंकि इनकी कोशिकाओं की बनावट अलग अलग होती है। वैसे ही तंत्रिका कोशिका की बात की जाए, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका की बात की जाए तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन को देखें तो पाएंगे कि यह संवेदनाओं को ग्रहण करता। अब दो चीज़ें यहाँ पे पता चल गई कि पहली तो हो गई कि पेशीय कोशिका का कार्य क्या हो गया, वो सिकुड़ता है और फैलता है, तो ये अलग प्रकार की कोशिका हो गई। न्यूरॉन का काम क्या हो गया, कोशिका तंत्र जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, इसका कार्य है संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना और इसका संचार मस्तिष्क तक पहुंचाना, तो यह दूसरा हो गया। इस तरह से प्लांट सेल में भी अलग अलग होती है कोशिकाएं जिनका कार्य डिफरेंट होती है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको हम नोट कर सकते हैं और यह मस्तिष्क को प्रेषित संदेश पहुंचाती है और उसके अनुसार अंग कार्य करना प्रारंभ करती है। तो ये दूसरा हो गया। अब डिफिनीशन की बात की जाएगी, कोशिका के डिफिनीशन, और इसके बाद उत्तक का हम कैसे डिफाइन करेंगे उत्तक को, तो इसको हम राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि उत्तक ये किसे कहेंगे, तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है तथा जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं
उत्तक कहलाते हैं। देखिए, कोशिकाओं का जो समूह होगा ना उसे ही उत्तक बोलते हैं, और सभी का अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा और उसी ग्रुप के आधार पर वह टिश्यू का निर्माण करता है। तो कोशिकाओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल लिखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, उत्पत्ति एक जैसी होगी, एंड स्ट्रक्चर, और संरचना भी समान होगी, परफॉर्मिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो यह उत्तक का डिफिनीशन हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि क्या पौधे तथा जंतुओं में समान प्रकार के उत्तक होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म दोनों, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में समान प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि पौधे तथा जंतुओं की कोशिकीय संरचना में कुछ असमानता होती है, दोनों के फंक्शन में अलग अलग असमानता होती है। ये दोनों जीवों के दो अलग अलग प्रकार हैं। पौधे तथा जंतुओं में स्पष्ट अंतर भी देखने को मिलता है। पौधा और जंतु में हमें अंतर ही दिखाई देता है। पौधे में गतियाँ अप्रत्यक्ष होती है। पौधे जो है वो डेवलप करते हैं, वृद्धि करती है, लेकिन मूवमेंट नहीं करती हैं, तो अप्रत्यक्ष होती है। उसमें डेवलपमेंट सेल होता है, लोकोमोशन नहीं होता। ये अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। इन्हें भोजन की खोज में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपने स्थान पर ही स्थित होकर सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इस प्रकार देखा जाए तो पौधे का जो उत्तक होगा, टिश्यू होगा, वह केवल इसको सहारा देते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करेंगे? उनको मजबूती प्रदान करेंगे। इनमें पाए जाने वाले अधिकांश उत्तक होते हैं वो मृत उत्तक कहलाते हैं, डेड सेल्स होते हैं और मृत उत्तक कहलाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों हो गए, और कॉर्क, ये सब अलग अलग कोशिकाएं उत्तकों का समूह हो गया। अब जंतु जो होते हैं वह एक स्थान पर रहते नहीं हैं, वह अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन की क्रिया करती है, तो उनमें पाए जाने वाले उत्तकों का कार्य अलग होता है। जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्तक समूहों में संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तक जब आपस में मिलता है ना तो वो अंग का निर्माण करता है, और कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे उत्तक आपस में मिला तो अंग बनाया, कोशिका आपस में मिलेगा तो उत्तक बनाएगा। तो क्या डिफिनीशन हो जाएगा? कई कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होगा और कई उत्तकों के निर्माण से अंगों का समूह से अंगों का निर्माण होगा। और इस तरह से देखा जाए तो कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया। इसके निर्माण में ओसोफेगस, आमाशय तथा आंत भाग लेते हैं, और इनमें अलग अलग उत्तक और कोशिकाओं का समूह होता है। इस प्रकार जंतुओं में अलग अलग तंत्र द्वारा विशिष्ट कार्यों को संपन्न किया जाता है, संपादन होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि उत्तक को कितने भागों में कैसे हम लोग अलग अलग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लें कि पादप उत्तक जो हो गया इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू, इसको दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग में बांटा गया? पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक उत्तक, इसको बोलते हैं पहले भाग को मेरिस्टेमेटिक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक। अब अस्थाई उत्तक का अलग पार्ट हो गया और इसका तीन भाग फिर बट गया, जिसको पहला क्या बोलेंगे? एपिकल, दूसरा हो गया
लैटरल, और तीसरा हो गया इंटरकैलरी। ये 3 हो गया मेरिस्टेमेटिकल ऊतक का पार्ट। और दूसरा हो गया स्थायी ऊतक जिसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। इसका पहला हो गया सिंपल जिसको क्षरण कहते हैं, और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार है, एक सिंपल हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सिंपल में कौन कौन सा हो गया, तो इसके 3 भाग होते हैं। सिंपल के 3 भाग कौन हो गया, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यह 3 हो गए सिंपल साधारण टिश्यू प्लांट सेल्स में प्लांट टिश्यू के प्रकार। और जटिल यानी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला हो गया फ्लोएम और दूसरा हो गया जाइलम। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट होंगे और इसको बोलेंगे फ्लोएम एंड जाइलम। दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड दीज ऑल स्ट्रक्चर आर related from plant tissue. So you must have to write down with this diagram. आपको इन्हें राइट डाउन कर लेना है कि प्लांट ऊतक को 2 भागों में बांटे। अस्थाई कितने भागों में गए, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स में गए, और फिर सिंपल का 3 पार्ट हो गया और कॉम्प्लेक्स का 2 पार्ट हो गया। इसे स्पेशली हमें याद रखना है क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स जिन्हें 2 पार्ट में बांटा जाता है, फ्लोएम और जाइलम। आइए अब देखते हैं इन सभी की क्रिया विधि को कि किन के फंक्शन में कौन सा कार्य होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया मेरिस्टेमेटिक ऊतक किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग देते हैं कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या है। तो पौधों में पाए जाने वाला वह क्षेत्र जिनके ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है। पौधों में पाए जाने वाला वह क्षेत्र जिनके ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहलाती है। जो डिवीजन करते हैं ना, जो विभाजन की क्रिया में भाग लेते हैं, वैसे टिश्यू को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक। अब आगे देखिए, इनको नोट कर लेंगे आप लोग। इन ऊतकों के द्वारा पौधे की लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि होती है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे वो उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करने का कारक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, कंपटीशन में भी, कि पौधे में कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो ऊतकों के विभाजन की क्षमता जिसमें होती है और उसमें मदद करती है। तो कौन सा हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली तथा सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है। इन्हें लिखेंगे, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली तथा सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या करा है, इनकी कोशिकाओं का आकार गोल, अंडाकार, बहुभुजी एवं आयताकार हो सकता है। इनके जो टिश्यू होंगे ना वो कैसे फंक्शन में होंगे, गोल होंगे, अंडाकार होंगे, बहुभुजाओं वाले एवं आयताकार होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप लोग राइट डाउन करेंगे। प्रश्न इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई व्यवस्थित होती है। इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है इसमें कोशिका द्रव प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इनके बीच रिक्तिकाएं भी नहीं होती है, यानी कि इनके बीच रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। These all are very important point of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. You must have to write down this on your notebook. अब ये फिगर को आप बना लेंगे। ये फिगर में आपको क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काट है जिसमें देखिए इसमें रिक्तिका नहीं है, इसके बीच जो भी ये कोशिका द्रव प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये इसकी कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका द्रव्य हो गया, और इस तरह से हम बना लेंगे इसका एक फिगर जो हमें
नोटबुक बनाने में और रिवीजन करने में सहायता करेगी। और इसके आकार को हम लोग देखें कि गोल होगा, अंडाकार होगा, बहुभुजी, अनेक भुजाओं वाला और आयताकार होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पौधे के विभिन्न भागों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन तीनों को हम लिख लेंगे। अब इनको कहते क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा हो गया? तो पौधे के तने, जो बाहर की भाग होती है ना, तना वाला भाग, तो पौधे के तने वाले भाग में अथवा जड़ के शीर्ष या अग्र भाग में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक उत्तक को एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं। इन उत्तकों के विभाजन द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसे प्रारंभिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। ये पहला हो गया एपिकल का। अब सेकेंड नंबर देखते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पत्तियों के आधार अथवा इंटरनोड पर पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक उत्तकों को इंटर कैलरी उत्तक कहते हैं। इन उत्तकों के द्वारा पौधे की लंबाई या इनके नोड से निकलने वाली पत्तियों या शाखाओं की वृद्धि होती है। तो ये दूसरा राइट डाउन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका एग्जाम्पल हो गया द्विबीजपत्री पौधे की जड़ों, तना की बाहरी परत, छाल या कॉर्क कैम्बियम के ठीक नीचे मेरिस्टेमेटिक उत्तक की एक परत होती है, जिसे कैम्बियम कहते हैं। और कैम्बियम की उपस्थिति वास्कुलर बंडलों के बीच होता है। इस प्रकार वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिखेंगे इसको कि वास्कुलर बंडल जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा बनते हैं। और ये दोनों जो हो गए, इन्हें क्या कहेंगे? कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक उत्तक के विभाजन से पौधे के व्यास में वृद्धि होती है। इनके द्वारा होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यह लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। जितने भी अंडरलाइन हैं उनको आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग टिश्यू के पहले कॉन्टैक्ट को देखें और इससे हम लोग समझने की कोशिश किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के प्रश्नों को बताया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप अपना नोट्स बनाइए, खूब मन लगाकर पढ़िए और एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक अच्छा बेटा बेटी बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो आपको कैसा लगा तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धीरे धीरे सुविधाओं के बढ़ने के साथ साथ इनकी क्वालिटीज़ और इनके साथ ही स्मार्ट बोर्ड पर भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अभी तो आगाज़ है, अंजाम बहुत ही बेहतर होगा। आगे भविष्य में आपके लिए और बेहतर कार्यों के साथ उपस्थित रहूँगा। इन्हीं सभी वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।